हजारों के हुजूम के बीच हंसता मुस्कुराता एक नौजवान सपना, उस मुस्कुराहट से छलकता नौजवान उत्साह। जितना सलूकदार उतना ही बेतकल्लुफ भी। यकीन इतना, भीड़ में किसी अनजान के हाथ कुछ भी खा लेते थे। भीड़ पर राजीव का यह भरोसा आखिरी दिन तक बना रहा। 21 मई 1991 की उस रात भी, जब चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर की सभा के लिए रवाना हुए राजीव गांधी। उस दिन चुनावी सभाओं में थके राजीव चेन्नई में ही रुक जाना चाहते थे, लेकिन श्री पेरम्बदूर में हजारों की भीड़ शाम से ही जमा थी। ये जानकर राजीव फौरन चल पड़े। वो नहीं चाहते थे लोग उनके बिना मायूस होकर घर लौटे। जिस सभा में पहुंचने में देर हो जाती, अपने भाषण से पहले लोगों से यही कहते थे राजीव। इसी सादगी और सौहार्द के साथ हाथ जोड़े राजीव श्री पेरम्बदूर की सभा में भी पहुंचे। खुफिया एजेंसियां हालांकि राजीव को भीड़ में खतरे से आगाह कर चुकी थी। यासिर अराफात जैसे फिलिस्तीनी नेता तक ने सलाह दी थी राजीव खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में भीड़ से सावधान रहें, लेकिन राजीव ऐसी बातों पर कान नहीं देते थे। श्री पेरम्बदूर के लोगों ने तो मां इंदिरा की शहादत को सलाम करते हुए बड़ी सी मूर्ति बनवाई थी। उनके बीच डर कैसा, लेकिन उस दिन राजीव का भरोसा जानलेवा साबित हुआ। भीड़ में अगर बच्चे हों तो राजीव काफिले से अलग हटकर भी उनके पास चले जाते, उनसे हाथ मिलाते, ऑटोग्राफ साइन करते। 21 मई 1991 की श्री पेरम्बदूर की उस सभा में भी मंच पर जाने से पहले एक बच्ची की कविता सुनने रुक गए राजीव। कविता सुनाने वाली वो लड़की थी कांग्रेस की लोकल वर्कर लता रमन की बेटी कोकिला वानी। हिंदी में वो कविता राजीव को सुनाना चाहती थी कोकिला। सभा में देरी होने के बावजूद राजीव कोकिला के सामने खड़े हो गए। राजीव को अंदेशा भी कैसे होता कि मौत उनके ठीक बगल में खड़ी है, फूलों का हार लिए दुनिया की पहली मानव बम धनु। राजीव की आदत थी कार से उतरकर सीधे मंच पर पहुंचना, खासकर तब जब सभा में आने में देर हो गई हो। श्री पेरम्बदूर की उस सभा में अगर सीधे मंच पर चले गए होते राजीव, तो LTTE की उस ह्यूमन बम को राजीव के पास जाने का मौका नहीं मिल पाता। धनु के साथ सभा में मौजूद शुभा, शिवरासन और नलिनी की कातिल चौकड़ी के पास हमले का कोई दूसरा प्लान नहीं था। राजीव पर हमले की सिर्फ एक सूरत तय थी। कमर में बेल्ट के साथ बम बांधे धनु खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता जताते हुए राजीव के पास पहुंचे, उन्हें माला पहनाए और फिर पांव छूने के लिए नीचे झुके। राजीव के मंच से नीचे रुकने की वजह से धनु को वो मौका मिल गया। चुनावी सभा में राजीव तक पहुंचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था धनु और उसके साथियों ने। 28 अप्रैल 1991 को श्रीलंका के जाफना से रवाना होने के बाद धनु ने कई सभाओं में जाकर नेताओं की सुरक्षा का दायरा देखा था। राजीव गांधी पर हमले से 20 दिन पहले धनु और शिवरासन VP सिंह की सभा में गए थे। 1 मई 1991 को चेन्नई के पास नंदनम की रैली में VP सिंह को इसी तरह धनु ने माला पहनाई थी, उनके पांव छुए थे। उसके बाद धनु और शिवरासन चुपचाप लौट आए। 21 मई को ठीक उसी तरह राजीव के 2 कदम की नजदीकी तक पहुंच गई धनु। ये संयोग ही था कि श्री पेरम्बदूर की सभा में राजीव के साथ सोनिया गांधी नहीं थी। सोनिया उन्हें बार बार सतर्क रहने को कहती, क्योंकि खतरा खालिस्तानी और LTTE जैसे आतंकी संगठनों से था। ये सिर्फ सोनिया का संदेह नहीं था, बल्कि राजीव पर 2 हमले हो चुके थे। 2 अक्टूबर 1986 को महात्मा गांधी की समाधि पर गए राजीव पर करमजीत सिंह नाम के एक शख्स ने गोलियां चलाई थी। उसके बाद जुलाई 1987 में श्रीलंका दौरे पर गए राजीव पर LTTE समर्थक सैनिक ने हमला किया, लेकिन राजीव ने तो उस सैनिक को भी माफ करने की अपील की। हिंसा से कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। राजीव को यह सीख नेहरू गांधी खानदान से विरासत में मिली थी, लेकिन यही सीख प्रधानमंत्री बनते ही
राजीव गांधी के आगे सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई। पंजाब, कश्मीर और आसाम जैसे राज्य अलगाववादी हिंसा की आग में धधक रहे थे, तो पड़ोसी श्रीलंका में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। तमिल राज्य की मांग करने वाले एलटीटीई ने सेना के खिलाफ छापामार जंग शुरू कर दी थी। तब श्रीलंका में अमन कायम करने के लिए राजीव ने शांति सेना भेजने का फैसला किया। राजीव भी चाहते थे कि श्रीलंका में रह रहे तमिलों को उनका हक मिले, लेकिन वो श्रीलंका के बंटवारे के खिलाफ थे। एलटीटीई का सरगना प्रभाकरन इसी बात से बौखलाया हुआ था। वो राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ये बात 1991 के तमाम चुनावी सर्वेक्षणों में सामने आई थी। उम्मीद है कि आप इस चुनाव में कांग्रेस को खूब मजबूत करेंगे, दिल्ली में एक स्थिर सरकार लाएंगे, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, गरीबी हटाने के कार्यक्रम चालू होंगे और हमारा देश मजबूत होगा। चुनावी सभाओं में लोगों का उत्साह और प्यार देख राजीव जितने खुश थे उतने ही निश्चिंत भी। 21 मई को दिन भर की सभाओं से थकी हारी सोनिया को राजीव ने ही आराम करने की सलाह दी थी। सोनिया को दिल्ली भेज राजीव अकेले ही श्री पेरम्बदूर रवाना हो गए। उस मुलाकात में राजीव सुबह तक दिल्ली लौटने का वादा कर गए थे, लेकिन 22 मई की सुबह दिल्ली पहुंची तो राजीव की बेजान लाश। राजीव के साथ वही हुआ जिसका डर सोनिया ने 7 बरस पहले जताया था। सोनिया नहीं चाहती थी कि मां इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तब सोनिया ने सुबकते हुए कहा था, राजीव, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। सियासत में आने से पहले राजीव और सोनिया की दुनिया ही अलग थी। राजीव अपनी पायलट की नौकरी में खुश थे और सोनिया एक आम हाउसवाइफ के रूप में। मीडिया की सुर्खियों से अलग राजीव और सोनिया आम कपल्स की तरफ फिल्म देखने जाते, रेस्टोरेंट्स में बच्चों के साथ डिनर के लिए जाते। राजीव को खाने पीने का बेहद शौक था। वीकेंड्स पर वो जब भी दिल्ली आते तो सोनिया के साथ अपनी लंब्रेटा स्कूटर से इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने आते थे। वो दोनों का प्यार था जिसके आगे कोई सियासी महत्वाकांक्षा मायने नहीं रखती थी। वो राजीव से मोहब्बत थी जिसकी खातिर सोनिया ने अपना देश, अपना परिवार छोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया। सोनिया के पिता राजीव से उनकी शादी को तैयार नहीं थे। सोनिया की जिद पर उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन हिंदुस्तान आते वक्त इटली का रिटर्न टिकट भी थमा दिया था। तब पिता ने कहा था, इसे रख लो, एक दिन तुम्हें वापस इटली ही आना है। शायद पिता को अपनी 20 साल की बेटी का प्यार बचकाना लगा था, लेकिन सोनिया ने साबित किया राजीव से प्यार पल भर का नहीं बल्कि 7 जन्मों का है। अठारह साल की थी सोनिया जब लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे राजीव गांधी से मिली थी। तब कैम्ब्रिज में बेहद कम लड़कियां पढ़ने आती थी। कैंपस में लड़कियों का औसत 12 लड़कों के मुकाबले 1 का था। 18 साल की सोनिया को देखते ही दिल दे बैठे राजीव, लेकिन उस परदेसी लड़की से दिल की बात कहना आसान नहीं था। तब राजीव ने अपने एक इटालियन फ्रेंड क्रिस्टन वॉस से सोनिया से मुलाकात कराने को कहा। क्रिस्टन ने ही एक दिन रेस्टोरेंट में लंच करने आई सोनिया से राजीव को मिलवाया था। वो राजीव ही नहीं, सोनिया के लिए भी पहली नजर का प्यार था। जी हाँ, जी हाँ। सोनिया को राजीव की सादगी बेहद अच्छी लगती थी। हैसियत से वो नेहरू गांधी खानदान के वारिस थे, लेकिन राजीव की शख्सियत में इसका जरा भी गुमान नहीं था। बल्कि सोनिया की नजर में दूसरे आम लड़कों के मुकाबले ज्यादा सभ्य और डिसिप्लिन्ड थे राजीव गांधी। कैम्ब्रिज में राजीव के पास वोक्सवैगन कार भी थी, लेकिन सोनिया से मिलने वो अपनी साइकिल से ही जाते। राजीव को नेचर फोटोग्राफी का भी शौक था, लेकिन सोनिया से मुलाकात के बाद सब्जेक्ट बदल गए। सोनिया की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करते नहीं थकते थे राजीव। मोहब्बत की ये डोर इसी तरह कसती चली गई। सोनिया और राजीव ने शादी का फैसला कर लिया। सोनिया से मोहब्बत की बात राजीव ने मां इंदिरा को चिट्ठी लिखकर बताई थी। तब सोनिया को भी लगा था कि शायद राजीव के परिवार को विदेशी लड़की से शादी मंजूर ना हो, लेकिन इंदिरा तो उन्हें देखने लंदन चली गई।
दिसंबर 1965 में लंदन गई इंदिरा ने जब खबर भिजवाई कि वो सोनिया से मिलना चाहती हैं, तब राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सोनिया डर गईं। तब इंदिरा प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन राजीव से उनके सख्त अंदाज के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। 19 साल की सोनिया नर्वस थी, लेकिन इंदिरा ने पहली ही मुलाकात में अपनी प्रेम कहानी सुनाकर सोनिया को अपना बना लिया। उसको कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी महिला हूँ, मैं भी छोटी थी जैसे तुम आज छोटी है, और मैं भी एक आदमी से बहुत प्यार करती हूँ। जुलाई 1966 में सोनिया वापस इटली चली आईं, लेकिन राजीव से शादी की बात पर पिता स्टेफानो मायनो भड़क उठे। उन्हें एक अनजान देश में अपनी बेटी की शादी के ख्याल से ही एतराज था। इस दौर में राजीव की चिट्ठियां ही सोनिया का सहारा थी। दूर होकर भी राजीव का प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन सोनिया के लाख कहने पर भी पिता राजी नहीं थे। तब राजीव सोनिया के पिता से बात करने इटली गए। बातचीत में राजीव ने भरोसा दिया कि वो पायलट की नौकरी कर अपना घर चलाने में सक्षम है, लेकिन सोनिया के पिता ने दोनों को 1 साल तक इंतजार करने और एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने की शर्त रख दी। पिता की शर्त पर सोनिया राजीव से 1 साल तक नहीं मिली। तब तक राजीव हिंदुस्तान आकर इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करने लगे थे। उसी साल मां इंदिरा प्रधानमंत्री बन चुकी थी। हालांकि नेहरू परिवार की तरफ से सोनिया से शादी का फैसला हो चुका था, लेकिन उस दौर में ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। मगर बेटी की खुशी के लिए मां इंदिरा ने इसकी कतई परवाह नहीं की। 13 जनवरी 1968 को सोनिया भी दिल्ली पहुंच गईं। तब एयरपोर्ट से सोनिया को रिसीव करने राजीव खुद गए थे। उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे, जो सोनिया की शादी में धर्म भाई की भूमिका निभाने वाले थे। 20 अगस्त 1944 को पैदाइश के बाद 2 महीने तक नाम ही नहीं रखा जा सका था इंदिरा फिरोज के पहले बेटे का। इंदिरा ने हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम राजीव रत्न लिखवा दिया था, लेकिन घर के दूसरे लोगों को ये नाम खास नहीं जचा। तब इंदिरा ने पिता जवाहरलाल नेहरू से राय मांगी। नेहरू जी ने नाम तो कई सुझाए, पर इंदिरा को कोई पसंद नहीं आया। 2 महीने गुजर गए। अब तक घर में राजीव बेबी नाम से ही पुकारे जाते रहे, लेकिन जब इंदिरा ने राजीव रत्न का मतलब समझाया तो नेहरू जी इसी नाम पर तैयार हो गए। राजीव का मतलब होता है कमल, जो उनकी मां कमला से मिलता था, और रत्न उनके पिता जवाहर से। 2 साल बाद संजय गांधी के जन्म के बाद राजीव बड़े भैया बन गए। हालांकि उम्र में 2 साल का फर्क ज्यादा नहीं होता, लेकिन संजय की देखभाल में हमेशा बड़े भाई की तरह पेश आते राजीव। एक बार संजय के टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ तो छोटे भाई के साथ राजीव ऑपरेशन थिएटर में जाने की जिद कर बैठे। डॉक्टरों ने अंदर तो नहीं जाने दिया, लेकिन जब तक ऑपरेशन चला तब तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहे राजीव। संजय जब बाहर निकले तो पूरी रात उनके मुंह से गिरता झाग पोंछते रहे। जब कमरे में लाया गया अस्पताल में, तो खुद बैठा और कहानी में उस वक्त हर वक्त मुंह पोंछना होता है, क्योंकि वो टपकता रहता है कुछ। तो नर्स थी, मैं थी, कहेंगे नहीं हम करेंगे भाई का। संजय बचपन में बेहद शरारती थे, तो राजीव ठीक उनके उलट सीधे साधे और गंभीर। इसी वजह से नाना नेहरू के बेहद करीब थे राजीव। नेहरू कई बार राजीव को अपने साथ दौरे पर ले जाते। हवाई जहाज चलाने के अपने शौक को राजीव ने पहली बार नाना नेहरू से ही जाहिर किया था। नेहरू जी एक एयर शो के उद्घाटन के लिए गए थे। तब उनके साथ गए नन्हे राजीव हवाई जहाजों की कलाबाजियां देख दंग रह गए थे। शो के बाद राजीव ने नेहरू जी से कहा था, बड़ा होकर मैं भी हवाई जहाज चलाऊंगा। आगे चलकर राजीव ने किया भी वही। लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद राजीव हवाई जहाज उड़ाने का शौक नहीं छोड़ पाए। मां इंदिरा के साथ पिता फिरोज गांधी के भी बेहद करीब थे राजीव। सिर्फ चेहरा मोहरा ही नहीं, पिता से साफगोई भी विरासत में मिली थी राजीव को। जरूरत पड़ने पर अपने कपड़े खुद ही धो लेते थे राजीव। बरसों बाद जब पायलट की नौकरी करने लगे, मोबिल ऑयल और ग्रीस के दाग की परवाह किए बगैर मैकेनिक के साथ कल पुर्जे ठीक करने में जुट जाते। एक बार अमिताभ अपने पिता का रेडियो खोलकर मुसीबत में फंस गए। लाख कोशिशों के बाद भी जब रेडियो के पुर्जे नहीं जुड़े, तब वो रेडियो अमिताभ राजीव के पास ले आए। राजीव ने उसे इतनी सफाई से ठीक किया कि हरिवंश राय बच्चन को पता भी नहीं चला कि बच्चों ने रेडियो खोला भी था।
1966 में इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन करने तक मां इंदिरा प्रधानमंत्री बन चुकी थी, लेकिन अपने साथी पायलटों के बीच बिल्कुल आम प्रोफेशनल की तरह नौकरी करते थे राजीव। पायलट के लिबास में नेहरू गांधी खानदान के उस वारिस को देख आम मुसाफिर भी दंग रह जाते। खाने पीने में भी राजीव का कोई खास शौक नहीं था। हालांकि मीठा खाना राजीव गांधी की कमजोरी थी, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था गरीबों का खाना माने जाने वाला दलिया। राजीव का सबसे शौकीन मतलब खाना अगर चुन किस खाए तो दलिया। मां इंदिरा जानती थी कि उनका बड़ा बेटा हमेशा अपने दिल की सुनता है। राजीव ने जब सोनिया से शादी का इरादा किया, तब उस बेटे में इंदिरा को जैसे अपना अक्स दिख रहा था। मजहब से बाहर इंदिरा की शादी पर जितना तूफान खड़ा हुआ था, अपने बेटे की शादी में उसका साया तक नहीं पड़ने देना चाहती थी इंदिरा। राजीव की शादी में जैसे अपनी हर मुराद पूरी कर लेना चाहती थी। सोनिया अपने पिता की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान आई थी, लेकिन इंदिरा के लिए ये कोई अड़चन नहीं थी। 26 जनवरी 1968 को गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच सोनिया और राजीव की सगाई हुई। शादी की तारीख तय हुई 1 महीने बाद की। तब नेहरू गांधी परिवार के करीबी मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के घर पर रह रही थी सोनिया। राजीव से शादी के लिए हिंदुस्तान आई सोनिया 1 महीने तक हरिवंश राय बच्चन के घर बेटी की तरह रही। वो सोनिया राजीव के प्यार में तेजी से हिंदुस्तानी तहजीब सीखने लगी। मुश्किल सिर्फ एक थी, साड़ी पहनना। शादी के लिए सोनिया को साड़ी पहनना अमिताभ की मां तेजी बच्चन सिखा रही थी, लेकिन सोनिया को इसकी तहें समेटने में काफी मुश्किलें होती। हमेशा डर रहता कि साड़ी कहीं खुलकर गिर न जाए। इस बात पर राजीव और उनके दोस्त खूब हंसा करते, लेकिन सोनिया भी कम नहीं थी। आखिरकार उन्होंने साड़ी के पल्लू को संभालना सीख ही लिया। 26 फरवरी 1968 को वसंत पंचमी के दिन जब साड़ी में सजी धजी सोनिया सबके सामने आई, तो हिंदुस्तानी साज श्रृंगार के साथ संस्कार की छाप साफ दिख रही थी। सासू मां इंदिरा ने सोनिया को वही साड़ी पहनाई थी जो उन्होंने खुद अपनी शादी पर पहनी थी। वो साड़ी जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बुनी थी। हालांकि शादी तक सोनिया की मां और चाचा चाची भी हिंदुस्तान आ चुके थे, लेकिन सोनिया को पिता की कमी अब भी खल रही थी। शादी वैसे भी तकरीबन 100 मेहमानों के साथ सादे समारोह में हुई थी, लेकिन सोनिया के हर अरमान पूरे हो गए। सोनिया का कन्यादान अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने किया था। राजीव से शादी के बाद सोनिया मायनो सोनिया गांधी बन गई, नेहरू गांधी परिवार की चहेती बहू। देश के लिए प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन सोनिया के लिए एक सहेली। हंसी खुशी ही नहीं, मायूसी में भी परदेसी बहू के साथ। शादी के कुछ दिनों बाद जब सोनिया की मां वापस इटली जाने लगी, तब सोनिया बेहद उदास हुई। राजीव के साथ सोनिया को पहली बार लगा कि वो पराये देश में अकेले पड़ गई हैं, लेकिन ये एहसास पल भर का था। राजीव के प्यार और इंदिरा के दुलार ने अकेलेपन का वो एहसास एक झटके में दूर कर दिया। उन्नीस 1970 में राहुल और 2 साल बाद प्रियंका के जन्म के साथ राजीव सोनिया का परिवार पूरा हो गया। लेकिन सियासी उथल पुथल के इस दौर में भी इस जोड़े का सियासत से कोई वास्ता नहीं था। इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के बदले राजीव को 5,000 रुपए मिलते थे। पूरा परिवार इसी में खुश था, लेकिन नेहरू गांधी परिवार में रहकर राजनीति से अलग रहना भी मुमकिन नहीं था। प्रधानमंत्री मां की मुश्किलें भी कम नहीं थीं। इसमें परिवार के नाते राजीव और सोनिया भी साथ खड़े होते। इमरजेंसी से 5 दिन पहले दिल्ली के एक रैली में सोनिया और राजीव पहली बार मां के साथ सियासी मंच पर नजर आए। 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की मौत के बाद मां को सहारा देने राजीव को सक्रिय राजनीति में उतरना पड़ा। इकतीस अक्टूबर 1984 की सुबह जब मां इंदिरा पर हमले की खबर राजीव को लगी, तब पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे राजीव। 80 के चुनाव में भी बढ़िया जीत। भाई संजय गांधी की मौत के बाद राजीव न चाहते हुए भी राजनीति में आ चुके थे। संजय की सीट अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद राजीव यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। मां के साथ 1985 के आम चुनावों के लिए राजीव कमर कस चुके थे।
वो राजीव हमले की खबर सुनते ही दिल्ली रवाना हो गए। कलकत्ता से दिल्ली तक के पूरे सफर में राजीव प्लेन के कॉकपिट में रहे। कंट्रोल रूम से मिलती दिल्ली की हर खबर पर बेचैन। 31 अक्टूबर की शाम 3:30 बजे राजीव दिल्ली पहुंचे। तब तक उन्हें मां की मौत की खबर मिल चुकी थी। वो राजीव के हौसले के इम्तिहान की घड़ी थी। रोते बिलखते परिवार और खुद को संभालने के साथ जिम्मा देश को संभालने का भी डाल दिया गया था। कांग्रेस की वो एक राय राजीव को एयरपोर्ट पर उतरते ही बता दी गई थी। राजीव इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। मां इंदिरा ने तो पिता जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन राजीव के पास कोई चारा नहीं था। राजीव से कहा गया था, अगर आपने कमान नहीं संभाली तो पूरा देश दंगे और अलगाववाद की आग में जल उठेगा। राजीव के पास मां की मौत पर आंसू बहाने का भी वक्त नहीं था। एम्स के ऑपरेशन थिएटर में मां की लाश के पास सुबक रहे राजीव को शाम 5 बजे पार्टी मीटिंग की खबर दी गई। इसी मीटिंग में राजीव को पार्टी का नेता और देश का 6वां प्रधानमंत्री चुना जाना था। सोनिया अब तक राजीव को दिलासा दे रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बात सुनते ही रोने लगी। रोते बिलखते बार बार कह रही थी, प्रधानमंत्री बनना कबूल मत करो। तब राजीव ने सोनिया को सीने से लगाकर चुप कराया था। तब सोनिया ने रुधे हुए गले से हाँ कही थी, लेकिन राजीव पर हमले का वो डर सोनिया दिल से कभी निकाल नहीं पाई। 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे इमरजेंसी मीटिंग में राजीव गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और 6:30 बजे अशोक हॉल में प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई। हालांकि उस दौर में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभर चुके थे, लेकिन राजीव को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले पर जैल सिंह भी कांग्रेस के साथ थे। इंदिरा पर हमले की खबर मिलते ही खुद जैल सिंह भी विदेश दौरे से वापस लौट आए थे, लेकिन इन सारी गहमा गहमियों के बीच एक बेटे का दिल उदास था। राजीव को उसी रात 10:30 बजे रेडियो और टीवी पर देश को संबोधित करना था, लेकिन राजीव इस हालत में नहीं थे। राजीव का वो संदेश 45 मिनट देर से प्रसारित हुआ। आपके बल और सहयोग से पूरी करूंगा। जिस शाम राजीव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी रात दिल्ली दंगों की आग में सुलगने लगा। दंगा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बदले की भावना से भड़का था, लेकिन राजीव की नजर में यह इंदिरा के उसूलों के खिलाफ था। 2 नवंबर को राजीव ने अपने रेडियो संदेश में कहा था, दिल्ली और आसपास के शहरों में जो भी हो रहा है वो इंदिरा जी की शहादत का अपमान है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। 2 दिन तक जब कुछ नहीं रुका तो राजीव ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर दिल्ली में सेना की तैनाती का प्रस्ताव रखा। 3 नवंबर को जब इंदिरा की अंतिम यात्रा निकली, दिल्ली के जर्रे जर्रे पर सेना के जवान मुस्तैद थे। दंगा रुक चुका था। हम नेहरू लोगों के बीच नहीं रोते, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पत्नी कमला नेहरू की मौत के बाद बेटी इंदिरा को यही कहकर चुप कराया था नेहरू ने। नाना की वो सीख जैसे राजीव को भी याद थी। इंदिरा की मौत पर पूरा देश रो रहा था, लेकिन मां को मुखाग्नि देते राजीव ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। आंसुओं का समंदर जैसे उनकी आंखों में आकर रुक गया था। मां को आखिरी विदाई के साथ जैसे राजीव ने ठान लिया था, आखिरी दम तक देश और मां का सपना टूटने नहीं दूंगा। इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेस ने राजीव को अगले चुनाव तक के लिए ही प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन दिसंबर 1984 के चुनाव में देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए उन्हें अपना नेता चुन लिया। कांग्रेस और देश की संसद के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी 416 सीटों के साथ सत्ता में लौटी थी। अमेठी की जिस सीट को लेकर मेनका गांधी से तनातनी बढ़ी थी, वहां भी मेनका के मुकाबले राजीव को 80% से भी ज्यादा वोट मिले। उस चुनाव में मेनका अपने साथ नाइंसाफी की दुहाई देते हुए राजीव के खिलाफ खड़ी हुई। अमेठी की यह सीट भी मेनका के पति संजय की बनाई थी, लेकिन जनता ने मेनका के तमाम आरोप खारिज कर दिए। हिंदुस्तान की सियासत में ये नए राजीव गांधी की दस्तक थी। वो ऐतिहासिक जीत देश में युवा लहर का इशारा थी। राजीव का वो युवा जोश
अमेरिकी सीनेट तक गूंज रहा था। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. वो अल्फाज नाना नेहरू और मां इंदिरा से बिल्कुल अलग थे। अमेरिकी ताकत को चुनौती देते हुए इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से दोस्ती का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन राजीव के आते आते सोवियत संघ में बिखराव के लक्षण दिखने लगे थे। राजीव ने इसे पहले ही भांप लिया। अमेरिका से दोस्ती अब वक्त की जरूरत थी। उस अमेरिका को अपने इस भाषण से जीत लिया राजीव ने। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. यूएस की सीनेट सभा में पहले विदेशी प्रधानमंत्री थे राजीव, जिनको सारे मेंबर्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। भाषण के बाद तमाम सीनेटर्स ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए राजीव का हौसला बढ़ाया था। राजीव के युवा जोश से अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इतने प्रभावित हुए कि आगवानी में प्रोटोकॉल तक भूल गए। उस बूंदाबांदी में रोनाल्ड रीगन खुद छाता लेकर राजीव को कार तक छोड़ने आए। राजीव का ये असर देख विदेशी राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान रह गए। कोल्ड वार के उस दौर में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव से दोस्ती का दौर और अमेरिका के साथ व्यापार और वैज्ञानिक सहयोग का समझौता कर अपनी निरपेक्ष नीति का राजीव ने लोहा मनवा लिया। राजीव के साथ दुनिया के मंच पर उठा ये नया हिंदुस्तान था। जितनी सहज शख्सियत उतनी ही असरदार मौजूदगी। राजीव की साफगोई उनकी जुबान से टपकती थी। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के लिए भी उतने ही चिंतित। आज परमाणु निशस्त्रीकरण का जो अभियान अमेरिका का माना जाता है, उसका आइडिया सबसे पहले राजीव ने दिया था। 1986 में यूनाइटेड नेशंस की सभा को संबोधित करते हुए राजीव ने ही प्रस्ताव रखा था, अगर दुनिया को बचाना है, इसे बेहतर बनाना है, तो परमाणु संपन्न देशों को अपने हथियार नष्ट करने होंगे। तब राजीव के विचार पर अमेरिका और रूस जैसे देश हैरान रह गए थे। दुनिया के मंच पर तारीफ से अलग देश में राजीव गांधी की चुनौतियां अलग थी। अलगाववाद की आग में जल रहे पंजाब को शांत करने के लिए संत हरचंद सिंह लोगोवाल से ऐतिहासिक समझौता किया, लेकिन 25 जुलाई 1985 को समझौते पर दस्तखत के एक दिन बाद ही उग्रवादियों ने लोगोवाल की हत्या कर दी। लेकिन राजीव रुकने वाले कहां थे। पंजाब की तरह असम भी स्टूडेंट यूनियंस के आंदोलन में जल रहा था। आखिरकार राजीव की कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1985 को आंदोलनकारी संगठनों के साथ समझौता हुआ और असम में चुनावों का रास्ता साफ हुआ। उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के तौर पर हार गई, लेकिन वो हार भी राजीव के शांति प्रयासों की जीत थी। राजनीति में आने के बाद पहले मेरा मकसद था अपनी मां को मदद करना। मैं अपने आप को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव कश्मीर से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे दूर दराज के इलाकों में जा जाकर लोगों से मिले और उनके अंदर एक नए भारत का सपना जगाया। हालांकि अब भी सोनिया की दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी, लेकिन राजीव के साथ हर दौरे पर साथ होती थी सोनिया। कड़ी धूप हो या बरसात, सोनिया राजीव के साथ साए की तरह चलती। राजीव लोगों के बीच मशगूल होते तो सोनिया महिलाओं के बीच बैठ उनका दुख दर्द सुनती। राजीव की आंखों में आधुनिक भारत का नक्शा साफ दिखता था। इसके लिए तकनीक का रास्ता राजीव के फैसलों ने ही साफ किया। मसलन कंप्यूटर, जो 1984 से पहले बेहद महंगे हुआ करते थे, लेकिन राजीव ने प्रधानमंत्री बनते ही कंप्यूटर और इसके कलपुर्जों पर इंपोर्ट टैक्स घटाकर 60% कर दिया। इसके साथ ही भारत में आईटी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो गया। राजीव को खुद भी कंप्यूटर से बेहद लगाव था। वो किसी भी दौरे पर जाते, उनका पर्सनल कंप्यूटर पहले प्लेन में रखा जाता। तब आज के मुकाबले कंप्यूटर्स बड़े हुआ करते थे। राजीव के इस शौक पर हंसी मजाक में उनके दोस्त उन्हें कंप्यूटर जी कहा करते थे। देश में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत के साथ राजीव को राजनीति का बीटल्स जनरेशन कहा जाने लगा। अपने टेक्निकल एडवाइजर सैम पित्रोदा के साथ राजीव ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को आम आदमी तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। देश भर में पीसीओ लगाने की छूट देने के साथ वन कॉल सिस्टम बनाकर फोन करना भी सस्ता कर दिया।
उस दौर में पीसीओ से अगर लाखों लोगों को रोजगार मिला तो उसकी पीछे वजह थी परमिट राज का खात्मा। फोन लगवाने से लेकर गैस कनेक्शन और दूसरी सुविधाओं के लिए लाइसेंस का झंझट राजीव की नीतियों ने खत्म कर दिया। देश के मॉडर्नाइजेशन के फैसले में राजीव सबको शरीक करते। उद्योगपतियों की एक बैठक में राजीव ने पूछा था, आखिर क्या वजह है हमारे देश की हिंदुस्तान मोटर्स और जापान की टोयोटा कंपनी एक ही साल बनी, लेकिन वो हमसे आगे निकल गए हैं। राजीव देश के औद्योगिकीकरण में आने वाली हर मुश्किल को दूर कर देना चाहते थे। आईटी और ऑटोमोबाइल्स की देसी कंपनियों के साथ अपोलो और स्कॉट जैसे मॉडर्न हॉस्पिटल्स राजीव के सपने का ही हिस्सा है। एक बार कैबिनेट मीटिंग में राजीव ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पूरे देश में दून स्कूल जैसे 200 स्कूल हों। राजीव के इस सवाल पर ही देश के हर जिले में नवोदय विद्यालय की नींव पड़ी। नए हिंदुस्तान की ये तस्वीरें राजीव गांधी के दिलो दिमाग में बिल्कुल साफ थी। आज भारत जिन क्षेत्रों में आगे है वो सब राजीव गांधी की आधुनिक सोच का नतीजा है। तब हालांकि इस सोच का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन पहले बजट से लेकर 1989 के आखिरी बजट तक राजीव मॉडर्नाइजेशन पर खास जोर रखते थे। लेकिन राजीव की नजर में गांवों की अहमियत कम नहीं थी। विकास की दौड़ में गांवों को भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज जैसा कानून बनाया। सपना यह भी था कि इसमें 33% हिस्सेदारी महिलाओं की हो। I dream of an India strong, युवा देश, युवा सपने और युवा जोश। राजीव ने उस युवा ताकत को अब फैसला करने का भी हक दे दिया। राजीव से पहले हिंदुस्तान में युवाओं को वोट देने का अधिकार 21 साल की उम्र में मिलता था, लेकिन राजीव ने उसे 3 साल घटा दिया। हिंदुस्तान का नौजवान अब 18 साल का होते ही वोट डाल सकता था और अपने युवा नजरिए से अपने देश का भावी नेता चुन सकता था। राजीव की ये सोच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीर बदल गई। राजीव अगर हिंदुस्तान की राजनीति के मिस्टर क्लीन कहे गए तो बेवजह नहीं था। साफगोई के साथ राजीव की राय भी बेलाग थी। इसका इशारा 1985 में कांग्रेस के शताब्दी समारोह में दे दिया था राजीव ने। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक भाषण उसी समारोह में दिया गया था। आजादी के बाद देश में 1977 को छोड़कर हर बार कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन इस दौरान पनपे भ्रष्टाचार की जेब कितनी बड़ी हो चुकी थी। राजीव ने क्या खूब कहा था, दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया गांव तक पहुंचकर महज 15 पैसे रह जाता है, 85 पैसे दलालों की जेब में चले जाते हैं। राजीव के उस पाक साफ दामन पर बोफोर्स सौदे का दाग भी लगा। 1989 तक राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने जब ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया, तब पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। ये राजीव के लिए सबसे मुश्किल दौर था। वीपी सिंह ने अलग पार्टी बनाकर चुनाव में मोर्चा खोल दिया, लेकिन विरोध की उस हवा में ही राजीव सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में उभरे। राजीव पर लगे आरोपों पर लोगों को अब भी यकीन नहीं था। 1989 में राजीव चाहते तो जोड़ तोड़ से सरकार बना सकते थे, जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजीव की राय थी, पूरा बहुमत नहीं तो सरकार में बैठने का हक नहीं। जैसा मां इंदिरा के साथ 1977 में हुआ था, वैसा ही सियासी चक्र राजीव के सामने 1989 में घूमने लगा। केंद्र में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन नियति नहीं बदली। तब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री बनने को लेकर खींचतान हुई थी। इस बार चंद्रशेखर वीपी सिंह के खिलाफ खड़े थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में रस्साकशी के दौरान 1.5 साल तक विपक्ष के नेता रहे राजीव गांधी, लेकिन सियासी रस्साकशी पर नजर बेहद बारीक थी। जैसे इस खींचतान का अंजाम पता था, तब राजीव ने कहा था, चुनाव के लिए तैयार रहिए, फुर्सत के दिन कम ही बचे हैं। उन्नीस 1989-90 का वो साल राजीव के लिए वाकई फुर्सत के साल नहीं थे। पीएम हाउस से अलग राजीव और सोनिया का नया बसेरा 10 जनपद में हो चुका था। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे राहुल भी छुट्टियों में घर आए थे, लेकिन सोनिया और राजीव को जिस मेहमान ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो थे क्रिस्टन वॉन। राजीव के ये वही इटालियन दोस्त थे जिन्होंने सोनिया से उनकी मुलाकात करवाई थी। क्रिस्टन जुलाई 1990 में दिल्ली आए, लेकिन 35 साल बाद भी राजीव सोनिया का प्यार देखकर
दंग रह गए। क्रिस्टन के साथ उस पूरे महीने छुट्टी पर रहा राजीव गांधी का परिवार। राजीव गांधी 1991 में जब मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान हुआ तब राजीव के साथ सोनिया भी कमर कस चुकी थी, हमेशा की तरह पति के साथ पूरे देश में चुनावी दौरे के लिए। अमेठी और रायबरेली जैसे गांधी परिवार के पारंपरिक चुनाव क्षेत्रों में सोनिया की अपनी पहचान थी। राजीव जब अमेठी से अपना पर्चा भरने गए तब लोगों की डिमांड सुनकर दंग रह गए। भीड़ ने सोनिया को रायबरेली सीट से चुनाव में उतारने की आवाज उठाई। राजीव को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन राजीव के जोर देने पर भी सोनिया चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। सोनिया ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन प्रचार में पूरी तरह राजीव के साथ थी। 1 मई 1991 को राजीव ने अपना चुनाव अभियान सोनिया के साथ ही शुरू किया। तब दिल्ली से सोनिया के साथ हेलीकॉप्टर खुद उड़ाकर अमेठी गए थे राजीव गांधी। अपने चुनाव क्षेत्र में राजीव जिस तरह बेखौफ होकर लोगों से मिले जुले, सुरक्षा एजेंसियां भी चकरा गईं। ऐसे तो राजीव किसी के भी निशाने पर आ सकते हैं। राजीव को अलर्ट रहने की बात बताई गई, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे आम हिंदुस्तानी पर पूरा भरोसा है। अगर मैं डरने लगा तो अपनी जिंदगी नहीं जी सकूंगा। खतरे की आशंका के बावजूद चुनावी सभाओं में राजीव अपनी रॉ में बहते चले गए, कभी जीप से तो कभी पैदल। उस चुनाव में राजीव ने काफी बेखौफ अंदाज में 600 से ज्यादा सभाएं की थीं। लोगों से मिलकर राजीव देश के विकास के साथ स्थायी सरकार देने का वादा कर रहे थे। राजीव का नारा रंग ला रहा था। उस दौर के चुनावी सर्वेक्षणों में राजीव का नाम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहा था। तब राजीव ने अमेठी की एक सभा में कहा था, अब सोनिया आप लोगों की सेवा करेंगी और मैं बाकी देश की सेवा करूंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सोनिया अलग सभाएं करने लगी थी और राजीव अलग। इस दौरान मुलाकात भी कम ही होती। आखिरी बार 20 मई को एक साथ थे राजीव और सोनिया। दिल्ली में सुबह वोट डालने के बाद शाम 4 बजे तक घर पर रहे थे राजीव। इस दौरान राहुल गांधी को अमेरिका फोन कर आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला था। शाम 5 बजे के करीब बेटी प्रियंका का माथा चूमते हुए चुनावी दौरे पर निकल गए थे राजीव। उस दिन प्रियंका उन्हें आंखों से ओझल हो जाने तक देखती रही थी। तब ये अंदेशा भी नहीं था पापा राजीव फिर कभी नहीं लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।